नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अपने जुझारू तेवर के लिए राजनीति में पहचाने जाते हैं। और ये भी उनके लिए एक शेर भी मुझे याद आता है कि मुखालिफत यानी विरोध से, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। या फिर इस कदर मुश्किलें आईं कि आसान हो गई। अपने राजनीतिक जीवन में जैसा होता है, कई बार उनके प्रतिद्वंदियों ने, कई बार उनके राजनीति के भीतर ही जो उनके तथाकथित शुभचिंतक हैं, उन्होंने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार हर मुश्किल को पार करके सामने आए। और इसका श्रेय वो एक स्लोगन के साथ देते हैं, धार्मिक स्लोगन के साथ, नर्मदे हर। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से। कमल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार जी शरद भाई आपका भी स्वागत। जी धन्यवाद। ये तो आपकी परंपरा है सर, मालवा की परंपरा है, और आप अपनी मेहमान नवाजी के लिए पहचाने भी जाते हैं। मेरा पहला सवाल यही है, मैं मूल सवालों पर तो आऊँगा ही, लेकिन पहले मैं आपके व्यक्तित्व से जुड़ा सवाल करता हूँ। मैया नर्मदा से आपको बड़ा अनन्य प्रेम है और आप नर्मदा से जुड़े मसले भी उठाते रहे। और जितनी भी बार आपको पीछे धकेलने की कोशिश हुई, ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है और आपके शुभचिंतकों का संरक्षण और प्रेम है कि आप बाहर निकल आते हैं। लोग आपके बारे में ये बात बराबर कहते हैं कि कमल पटेल जी बड़े आक्रामक हैं। वो जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। और ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी तो ये मानती है कि कमल पटेल जी इस मामले में बड़े बड़े ज़बरदस्त चौंकाने वाले व्यक्ति हैं। कितनी सच्चाई है सर इसमें? आप कह रहे हैं तो सही है। देखिए जी जी जी, मैं सबसे पहले तो माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं माँ नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया नेमावर, जी, मेरा गांव वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तो माँ की कृपा से मुझे ऐसे जगह जन्म मिला जहाँ बहुत पिछड़ा गांव था, जहाँ पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। 12 किलोमीटर तक घुटने घुटने कीचड़ और नदी नाले पार करके बारिश में निकलना पड़ता था। रक्षाबंधन पे अगर पढ़ाई करके घर आना, राखी बंधवाने, तो नाले पार करते हुए जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता था। और इसलिए बचपन से ही मन में एक संघर्ष की भावना पनपी कि जो शासन था उसने कभी ध्यान नहीं दिया। नेता लोग भी आते थे चुनाव में, वादे करके जाते थे कि पानी की व्यवस्था कर देंगे, एक हैंडपम्प नहीं लगाते थे 20-20, 25, 40, 50 साल तक। और इसलिए माँ से प्रार्थना की थी कि माँ इतना सक्षम बना कि अपने गांव की समस्या हल कर सकूं। लेकिन माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि गांव की समस्या तो हल की, पीने के पानी की, सड़क की, सब, लेकिन प्रदेश की समस्या और किसानों की समस्या, गाँव की समस्या, गरीबों की समस्या हल करने का उसने जिम्मेदारी दी और दायित्व दिया। ये मेरा सौभाग्य है और इसलिए मैं माँ नर्मदा के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। नर्मदे हर और जिंदगी भर माँ ऐसा आशीर्वाद रखे कि जनता की, गरीबों की सेवा करके अपने जीवन को सफल नहीं सार्थक बना सके। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या मसला है सर? अक्सर आप अधिकारियों से मिलते हैं तो आपके भीतर लोगों की समस्याएं हल करने की इतनी ललक होती है कि कई बार लोग कहते हैं कि कमल जी इसको लेकर बड़े आक्रामक हो जाते हैं। और एक आपका जुमला बड़ा बड़ा चर्चित रहता है कि जेल भिजवा दूंगा अगर गड़बड़ की लोगों के साथ। ये भी सच है सर? नहीं, सच है ना, इसलिए कि देखिए अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, ये कायदे से इसको भारतीय समाज सेवा अधिकारी होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता जी। और जनता के जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत में पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, विधायक हो, सांसद हो, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है। चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, जनपद हो, जिला हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। और इसलिए सर्वोपरि जनता है और जनता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो ये नौकरशाही है, ये अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी समझ के और नियमों का दुरुपयोग करते हैं, जनता की सेवा नहीं करते हैं। और जब जनता की सेवा नहीं करते हैं तो जनता परेशान होती है, त्रस्त होती है। तो जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है, दायित्व भी होता है कि वो जनता के लिए लड़े, जनता को उनका हक दिलाए। और जो भी जनता के सरकार कल्याणकारी योजना बनाती है जनता के लिए है। लेकिन अगर कोई अधिकारी कर्मचारी उसमें बाधा बनता है,
अड़ंगा डालता है या उस तक नहीं पहुंचकर हजम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत भी होनी चाहिए जनप्रतिनिधि में, और दायित्व भी है उसका। इस समय किसान बहुत पीड़ा में है। कमल जी, क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? क्योंकि आपकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, दोनों की किसानों के प्रति गहरी संवेदना और गहरे भावनात्मक संबंध आप दोनों नेताओं के हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी पहले किसान हैं, किसान के बेटे हैं, बाद में मुख्यमंत्री। कमल पटेल पहले किसान है, किसान का बेटा है, बाद में मुख्यमंत्री है। और इसलिए गांव, गरीब और किसानों को क्या तकलीफें होती है, कितनी मेहनत करके किसान अनाज पैदा करता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब देश और विश्व कोरोना का ये संकट चल रहा है, कोरोना के संकट के समय पूरा भारत लॉकडाउन था। बड़े बड़े उद्योग धंधे से लेकर, व्यापार से लेकर, चाय पान दुकान, होटल सब बंद, सारे रोजगार बंद हो गए, बेरोजगार हो गए लोग और घरों में थे। ऐसे समय में भी सिर्फ एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, तो वो था खेती खलियान, किसान, मजदूर। और इसलिए हमारे किसान और मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे थे जब लोग शहरों में घरों के अंदर लॉकडाउन थे, और अनाज पैदा कर रहे थे। और अनाज पैदा करके, और हमने भी, सरकार ने भी दायित्व निभाया कि उनका अनाज पूरा खरीदा जाए। और हमने भारत में एक नया रिकॉर्ड बनाया आज़ाद भारत में। अभी तक मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया जिसने 129 लाख मीट्रिक टन उपार्जन किया गेहूं का, जो पिछली बार कमलनाथ जी के समय 68 लाख मीट्रिक टन था। और कोरोना संकट के बावजूद हमने 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा किसानों का। और पहले गरीबों का, पहले 1 हेक्टेयर वाले का, फिर 2 हेक्टेयर वाले का, फिर 3, फिर 4, फिर बड़े। तो इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था कि विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जब तक हम उसको प्रथम पंक्ति में लाएंगे, जब तक हमारा ध्येय पूरा नहीं होगा, लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो दीनदयाल जी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने गरीब किसान का पहले खरीदा, और उसके कारण पूरा उसको समर्थन मूल्य मिला, और भारत देश का प्रथम राज्य बना। दूसरा, जब पूरा भारत लॉकडाउन था, उस समय किसान ने भारत की आर्थिक स्थिति संभाली। एक ही सेक्टर है, एक ही क्षेत्र है कृषि, जिसकी ग्रोथ बढ़ी है, बाकी सब माइनस में गए। और अगर ये मैं कहूँ कि किसान अन्नदाता तो है, लेकिन इस बार किसान जीवनदाता बना। अगर जैसे उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय बंद हुए, ऐसे अगर खेती बंद हो जाती, किसान के यहाँ लॉकडाउन हो जाता, तो बताइए अनाज कैसे पैदा होता, मंडियों में कैसे आता, घरों में कैसे जाता, दोनों टाइम का हमको भोजन कैसे मिलता, सब्जियां कैसे मिलती, दूध कहाँ से मिलता। और अगर हमको दोनों टाइम भोजन, अन्न और सब्जियां, दूध नहीं मिलता, तो हम जीवित कैसे रहते। और इसलिए जीवन देने वाले किसानों को, संकट के समय अगर किसी एक क्षेत्र ने इस देश को संभाला है और जीवित रखा है, 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध दिया है, तो वो हमारे किसान और हमारे मजदूर जिन्होंने खेतों में मेहनत की। इसलिए मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से। बिल्कुल कमल जी, ये बात उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए भी करता हूँ कि अभी जीडीपी के बहुत ही निराशाजनक आंकड़े थे, जो स्वाभाविक थे, लेकिन खेती में हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो आपकी बात को पूरी तरह सच साबित करता है कि एक किसान ही था जो 4 पॉइंट से अधिक जीडीपी की ग्रोथ के साथ हमारे सामने आया है। और इस कठिन काल में भी पूरे देश में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से आगे बढ़ा है। सर, कैसे आप मदद कर रहे हैं किसानों की? आपका बहुत कंसर्न है, बहुत दिल से आप बात करते हैं किसानों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब देश संकट में था तो किसानों ने संभाला, 130 करोड़ लोगों को जीवित रखा, दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। अब अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब किसान संकट में है, तो देश की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको संभाले। क्योंकि किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए अनाज पैदा नहीं करता, बल्कि वो समाज और राष्ट्र के लिए अनाज पैदा करता है। अगर खेती करना किसान ने छोड़ दिया, तो बताइए हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, हमको सब्जियां कहाँ से मिलेगी, दूध कहाँ से मिलेगी? और इसलिए किसान को जिंदा रखना, उसको खड़ा रखना, वो खेती कर सके, और इसलिए वो कर्ज में ना डूबे। और इसके ऊपर जब संकट आया तो समझ लो राष्ट्र का संकट है। किसान के ऊपर संकट जो है राष्ट्र का संकट है, इसलिए उस संकट से उसको उबारना सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। और वो बखूबी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर कर रहे हैं। कमलनाथ जी भली छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी पूरे प्रदेश के, और इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको हम चरितार्थ करेंगे। 15 साल से मनमोहन जी के समय से चल रहा था
कि एक दिन में 25 क्विंटल किसान से चना सरसों मसूर खरीदेंगे। अब किसान गांव से आता 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से, ट्राली में 60 कुंटल आ सकता लेकिन 25 से लाएगा। अब आप किसान हो, मान लो आपके यहाँ 1000 कुंटल हुआ तो आपको 25 दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो डीजल, टायर, समय, हमने वो सीमा हटवाई भारत सरकार से लड़के। भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से मैंने जानकारी दी, तर्क रखे, और उसके बाद मुझे वो कन्विंस हुए। मैंने भारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जी से बातचीत की। मैंने कहा ये गलत नियम है, हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, आप लोग इस तरह। बोले सर ये बहुत पुराना नियम बना हुआ था। मैंने कहा बदलो इसको। मैंने चिट्ठी भेजी और दूसरे दिन वो बदल दिया। उसके कारण किसानों के जो समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा था सरसों 2500 से 3200, और समर्थन मूल्य था 4425, वो समर्थन मूल्य से 4425 से ऊपर 4500 से 5500 बिका। इसलिए कि किसानों का पूरा सरसों 13 कुंटल की जगह हमने 20 कुंटल प्रति हेक्टर खरीदा, तो पूरा का पूरा माल सरकारी समर्थन सोसाइटियों में आने लगा, तो मंडियों में माल नहीं गया। तो केएस आयल मिलूं, बेरोने की बाकी मिले, चंबल ग्वालियर की जो सरसों होता है वो बंद हो गई, तो उनको फिर कंपटीशन में खरीदना पड़ा। और 4500 से 5500 रुपये प्रति कुंटल, यानी 1000 से 2000 रुपये प्रति कुंटल हमने किसानों को ज़्यादा दिलाया है। ये है किसानों की सरकार, ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, ये है नीतिगत। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अधिकारी कभी भी किसानों को, आम जनता को वो सहायता नहीं दे सकते जो जनप्रतिनिधि देते हैं, जो जनता से जुड़े होते हैं। और यही आपकी जिम्मेदारी भी है कमल जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिस पर आप ये हमने दिलाने में इसके लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक मैं और चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री ने, आप ही बीजेपी सरकारों की तरफ से और मध्य प्रदेश की तरफ से आग्रह था कि इंश्योरेंस की, बीमा इंश्योरेंस की तारीख आगे बढ़ा दे, इससे किसान को क्या लाभ होगा कमल जी? देखिए, फसल बीमा जो होता है, जो फसल, मैं और बताना चाह रहा था आपको। हाँ बताइए, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर इस सवाल पर। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संबल देने के लिए 6000 रुपये प्रति किसान साल में देंगे, 2-2 करके 3 किस्तों में। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख किसान है, परिवार है, और इनको 2-2 रुपये करके, उसमें से सीमांत तो लघु कर सके करीब 75% जी। और इसलिए सीमांत तो लघु और सभी किसानों को निर्णय लिया देने का। अभी तक 17,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मध्य प्रदेश में खातों में आ गई किसानों के, और ये छोटों किसानों के लिए एक तरह से जीवन दान है, और उसको खाद बीज और उसको व्यवस्था हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी गांव गरीब किसानों के मसीहा हैं, और इसलिए मैं जो भी प्रस्ताव लेके जाता हूं मुख्यमंत्री जी के पास, किसानों के हित में देर नहीं करते 2 मिनट में। अधिकारी कितनी अड़ंगा डालते हैं, साहब बजट नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये नहीं होगा, हर जगह अधिकारी अड़ंगा डालते हैं, लेकिन वो और मैं मिलकर किसानों के हित में हम निर्णय लेते हैं। हम अधिकारियों की बात को दरकिनार करते हैं, और उसी के कारण हम 13 कुंटल से 20 कुंटल कर दिए, 15 से 20 किया। कमलनाथ जी ने 18 का बीमा भी नहीं दिया था किसानों को, 19 का भी नहीं दिया था। शिवराज सिंह जी ने आते से 2200 करोड़ जमा किए, तो 3100 करोड़ हमने 18 का बीमा किसानों के खातों में डाला जी। और 19 का बीमा भी नहीं दिया था, उन्होंने किस्त नहीं डाली थी, और वो भी जो स्केल ऑफ फाइनेंस है 100%, उसको उन्होंने 75% कर दिया बीमा, ताकि किसान को जहाँ 1 रुपया मिलना था वहाँ 75 पैसे मिले, क्योंकि प्रदेश सरकार कम देना चाहती थी। उनके अधिकारी वित्त विभाग ने कहा पैसे नहीं है, तो हमने वापस आके 75% को 100% किया कि हमारे लिए किसान पहला है, और इसलिए किसान को जितनी सुविधा दे सकते हैं हम देंगे, और इसलिए हमने किसानों के हित में ऐसे निर्णय लिए। और अभी 4700 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमने प्रदेश सरकार ने जमा कर दिया, वो जल्दी आ जाएगा, और वो किसानों के 20 लाख किसानों के खातों में हम 4700 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, जो कमलनाथ जी 15 महीने तक दबा के बैठे थे, नहीं दिया था। और वो बीमा होना था करीब 6100-6200 करोड़, लेकिन कमलनाथ जी ने जो 75% किया इसके अलावा फाइनेंस का बीमा, उसके कारण करीब 1700 करोड़ का किसानों को घाटा दिया। इन्होंने कर्ज माफ का कहा था, वो नहीं किया। लेकिन हम किसान को स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमने मंडी एक्ट में भी संशोधन किया। भारत सरकार ने भी मंडी एक्ट में संशोधन किया कि अब किसान मजबूर नहीं होगा कि पूरी फसल मंडी में लाए, उसके भले होने पौने भाव बिके, क्योंकि जब मंडी में किसान माल लाता है अधिक हो जाता है। व्यापारी की क्षमता, व्यापारी की मान लो भोपाल मंडी है, अगर भोपाल मंडी में 100 व्यापारी, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की, 20,000 कुंटल माल आ जाता है, तो बोली नहीं लगाते, भाव डाउन कर देते हैं। और इसलिए किसान की फसल जब आती, जब भाव डाउन हो जाते हैं, जैसे किसान के माल बिक के मंडियों में चल जाता है, वेयर हाउस में चल जाता है, स्टॉक हो जाता है, और फिर भाव 2, 3, 4 गुना हो जाते हैं।
तो बिचौलिए कमाते थे, किसान घाटा खाता था, इसलिए खेती घाटे का धंधा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब गांव किसान आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब मंडी में किसान मजबूर नहीं होगा, किसान मंडी में भी माल बेचेगा, किसान को समर्थन मूल्य पर भी खरीदी करेंगे, लेकिन किसान के खेत से, खलियान से और घर से भी माल बिक सकता है। और इसलिए किसान की प्रतिस्पर्धा होगी माल खरीदने में, और इसलिए किसान को भाव मिलेगा। हम किसान के एफपीओ बना रहे हैं, किसान उत्पादक समूह, और 300 समूह एक उसमें रहेंगे। मध्य प्रदेश में करीब हम 1000 समूह बनाएंगे और उससे किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। उनको, किसान को अपना गांव के अंदर ही वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि पे आधारित उद्योग, ताकि किसान हमारा खेती भी करे, व्यापार भी करे, व्यवसाय भी करे, उद्योगपति भी बने और निर्यातक भी बने। 2022 तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय हम 2 गुना करें, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना और 4 गुना करने की ओर अग्रसर हैं। और इसलिए किसानों के लिए इसलिए फसल बीमा की हमने तारीख बढ़ाई। पहले 31 जुलाई थी, उसको हमने 17 अगस्त किया, फिर 31 अगस्त किया। गांव-गांव में कैंप लगाए हमने। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग के शिक्षकों को लगाए, ताकि किसान को फॉर्म भरते नहीं आते तो वो फॉर्म भरे, बीमा कैसा होता है। पटवारियों को गांव में भेजा सर्टिफिकेट देने के लिए। और इसलिए हमने 29, 30 और 31 तारीख जो थी, 30 को रविवार आ गया था और 31 लास्ट डेट थी। अगर आखिरी तारीख में अगर कोई कागज की कमी रह जाती तो बीमा नहीं होता, इसलिए हमने 30 तारीख रविवार को भी बैंक के खुलवाई। आजाद भारत के इतिहास में किसानों के लिए अगर बैंक के खुली, नेशनलाइज बैंक, सरकारी बैंक के, वो बीमा कराने के लिए, तो वो इस बार मध्य प्रदेश में हमने किया है। इससे हम कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, तो किसानों के हित में जो चाहेंगे वो करेंगे। और उसके कारण लाखों किसानों का बीमा हो गया। और दो की देखिए आप, जिंदा व्यक्ति का बीमा होता है, बीमा होने के पहले मेडिकल कराया जाता है कि पेशेंट व्यक्ति बीमार तो नहीं है, बीमार हो तो उसका बीमा नहीं होता है। किसी संपत्ति का बीमा, गाड़ी का बीमा भी होते तो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद में बीमा होता है। लेकिन हम अभी इस बार फसलें खराब हो गई अतिवृष्टि और बाढ़ से और एक कीट लगने से, और जब किसान के ऊपर संकट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैठक करी और हमने तय किया कि किसान की फसल मर गई है, लेकिन मरी हुई फसल का भी हम बीमा करेंगे और किसान को जिंदा रखेंगे। तो किसानों के लिए मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता है कि आप जिस ऊर्जा से और जैसे आंकड़े आपको कंठस्थ हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है। मैं फिर कहूँगा कि मैं कई बार पत्रकार जब प्रशंसा करता है तो उसके कई अर्थ लगा लिए जाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी और जिस तरह से आप किसानों को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, तो ये बात बताती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निर्णय कृषि मंत्रालय आपको देने का बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आप धारा प्रवाह, मतलब आपको रोकना मुश्किल होता है जब आप किसानों के विषय पर बोलना आरंभ करते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर चाहूँगा, आपको भी जाना है। उपचुनाव सामने हैं और किसान एक बड़ा मसला है। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि किसानों के हित में एक के बाद एक, यानी किसान की नष्ट हो चुकी फसल का बीमा, ये देश में संभवतः पहली पहल है। नेशनलाइज बैंक और तमाम सहकारी बैंक छुट्टी के दिन खुल रहे हैं, ये भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और किसान को हर दृष्टि से संरक्षण और सहयोग देने की सरकार की कोशिश है। उपचुनाव में किसानों का ये मसला, और आप अगर आशान्वित हैं कि बीजेपी एक शानदार प्रदर्शन करेगी, तो उसकी क्या वजह होगी? संक्षेप में उत्तर चाहूँगा। एक उत्तर और दे देता हूँ। अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बहुत बुरी तबाही हुई है। 13,000 लोगों को जो बाढ़ में फंस गए थे, पेड़ों पर, घरों में, टापू बन गए थे, हमने नावों से, प्रशासनिक शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और शिवराज सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री है कि 48 घंटे तक एक पल भी नहीं सोए, चपक पलक नहीं जपी। अपने घर पर उन्होंने कंट्रोल रूम बढ़ाया, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, प्रमुख सचिव को बुलाकर रात भर सब कलेक्टर से, मंत्रियों से, विधायकों से चर्चा करते रहे, लोगों से चर्चा करते रहे। ये प्रदेश का सौभाग्य कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है। और इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जब इतना घूमता है, इतनी मेहनत करता है, तो हम भी करते हैं। मुख्यमंत्री घंटे का कांटा है, एक बार घूमता तो 12 बार मंत्री को घूमना चाहिए, एक बार मंत्री घूमता तो 12 बार विधायक को घूमना चाहिए। वो हमारे काम हम कर रहे हैं। और इसलिए मैं एक और विश्वास दिला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को और गरीबों को, कि किसान भाइयों और गरीब भाइयों बहनों, माता पिताओं, आप बच्चों, आपकी सरकार है गरीब गांव और किसान की। और इसलिए जो भी बाढ़ में फसल खराब हुई है, जो भी मकान आपका
गरीबी में गीला आटा, एक कहावत थी, जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किया था। उसके पहले 2 रुपये नहीं मिलते थे, हमने 5,000 रुपये 50 किलो अनाज 5 लीटर मिट्टी का तेल दिया ताकि गरीब की झोपड़ी में पानी घुसे तो उसको तत्काल राहत दे जब तक वो झोपड़ी सुधार के व्यवस्था न करते। क्योंकि अगर वो झोपड़ी सुधारने लगेगा तो मजदूरी करने नहीं जाएगा, और मजदूरी करने नहीं जाएगा तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन क्या करेंगे बच्चे, इसलिए ये व्यवस्था की थी। वो आज भी जारी है। सबको हमने 50-50 किलो अनाज 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5,000 रुपये उनके खातों में डाले हैं तत्काल राहत के लिए। और इसके अलावा जो उनका नुकसान हुआ झोपड़ी का, कच्चा मकान, पक्का मकान, पूरी राहत दी जाएगी। पक्के मकान बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए जाएंगे, आरबीसी 6-4 में दिए जाएंगे। पैसे का संकट है, लेकिन गांव, गरीब और किसानों के लिए सरकार के पास कहीं से भी लाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसान को नहीं मरने देंगे, डूबने नहीं देंगे, न गरीब को। और गरीब और किसानों के लिए पूरी सरकार का खजाना न्यौछावर है, कर्ज लेकर भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और इसलिए जब हम जनता की सेवा करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं, तो हम जनता का दिल जीतते हैं, विश्वास जीतते हैं और विकास करते हैं। और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। और इसलिए हमने जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है। और इसलिए ये जो 27 जगह उपचुनाव हैं विधानसभा के, ये 27 के 27 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा और शिवराज सिंह जी परमानेंट जीवन भर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, इसके दावे के लिए बहुत शुभकामनाएं, और कमल पार्टी का भी खिले और कृषि मंत्री कमल भी जो हैं वो इसी तरह किसानों के लिए प्रयासरत रहें। आपकी कुछ बातें मुझे याद रह जाती हैं इस बातचीत की। पहली बात आपने कही है, भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं, भारतीय सामाजिक जन सेवा होना चाहिए। अच्छा एक सुझाव है आपका। दूसरा आपका कहना है कि किसानों के हित के लिए कमल पटेल की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, समाज के कमज़ोर तबके के लिए, और जारी उसके लिए किसी भी कीमत पर वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन किसानों का हक उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल पटेल साहब, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, बातचीत करने के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी लीडर और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कृषि मंत्री कमल पटेल जी। अगली बार खास मुलाकात में एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।